हेलो दोस्तों, डिकोड एग्ज़ाम में मैं नूरुसलाम आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत करीब आ रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम ओरिएंटेड और एग्ज़ाम के अनुसार हमने अब कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड कराना शुरू किए हैं। और इन वीडियो में आज का जो ये वीडियो है, ये बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करता है। पहला टॉपिक, जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड या विश्व की जलवायु। आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक विश्व की जलवायु। इसमें कोपेन के क्लासिफिकेशन को हम डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि कोपेन ने किस किस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया। और जब आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में आंसर कैसे करना है। बाकी हम इससे संबंधित क्वेश्चन भी जल्द अपलोड करेंगे। दूसरा जो आज का टॉपिक होगा, उस टॉपिक का नाम है टोपोग्राफी ऑफ वर्ल्ड, विश्व की प्रमुख स्थलाकृतियाँ। एनडीए के एग्ज़ाम के हिसाब से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान से 2 से 3, 4, 5 जितनी बार आप देख सकते हो उन्हें देखिए, क्योंकि इन टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। जो भी आपका पेपर होगा उसमें एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन विश्व की जलवायु से बनेगा और एक स्थलाकृतियों से बनेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको 100% ये वहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। टॉपिक का नाम है विश्व की जलवायु। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद, वेलकम टू डिकोड एग्जाम डिफेंस। मैं हूं नूरुसलाम और मैं स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम डिफेंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका। गाइस, आप लोग जैसे कि लगातार हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत से बच्चों का कमेंट पॉजिटिव आ रहा है और बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट भी करिए, जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूं वीडियो में उसके जवाब भी देते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाते जाइए। हमारा मेन मोटिव है एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आप तक पहुँचाना। तो भाई, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए। हमारा मेन मोटिव है आप तक अपनी रीच को लेकर आना और हर उस क्षेत्र तक पहुंचना जहां तक बच्चे जहां पर तैयारी करना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास सुविधाएं नहीं है। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे मेन मोटो के। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम पिछली क्लास से बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की अलग अलग रिक्वेस्ट आई, उन्हीं रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चों को बड़ा दिक्कत करता है। ठीक है, इसको समझ पाना और डॉन को पकड़ पाना दोनों एक ही चीज़ है, मतलब नामुमकिन। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को पढ़ें, समझें और जानें। ठीक है, और इस टॉपिक के ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसीलिए मैं इसको आज कोशिश करूंगा कि आज ही कंप्लीट कर दूं। लेकिन अगर आज नहीं होता है तो इसको एक पार्ट और मिलाकर बनाएंगे ताकि आपको आसानी से सब चीज़ें समझ में आ जाए। क्योंकि देखो, यहाँ पर क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में बात हो रहा है। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो है इंडिया का तो अलग है, वर्ल्ड का क्लाइमेट ऑफ क्लासिफिकेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और इसमें क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड टॉपिक के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसको क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं, कभी कभी हम इसे कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। और ये आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीएससी के एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है, एनडीए हो चाहे सीडीएस हो, वहाँ दोनों जगहों पर इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं दोस्तों। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से कर लीजिए। ठीक है, एक बार से नहीं आएगा, आपको वीडियो को 2, 3, 4 बार देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है। हम ट्राई करेंगे कि आपको आसानी से सब चीज़ें समझा दें, बट आपको ये तभी समझ में आएगा जब आप खुद एफर्ट डालेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में इसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाया गया है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ने उसे सबसे आसान तरीके से जबकि समझाया है, लेकिन वो भी बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो हमने बच्चों की रिक्वेस्ट पे इस टॉपिक को शुरू किया है। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं कि भाई अपना जो आपका एग्ज़ाम है करीब आ चुका है, तो उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लाइक और शेयर करते जाइए। चलिए शुरू करते हैं। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। जब हम क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन करने आते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे पास जो बेसिक व्यक्ति हैं कोपेन,
कोपेन ने सबसे पहले क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, कोपेन ने किस आधार पर क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया? वेजिटेशन और क्लाइमेट के आधार पर। ठीक है, इन्होंने बोला कि वही जो वनस्पतियां होती हैं उनका जलवायु से बहुत गहरा संबंध होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? वनस्पतियों के आधार पर जलवायु का क्या कर दिया? क्लासिफिकेशन कर दिया। ठीक, तो जो कोपेन का क्लासिफिकेशन है वो किस चीज पर आधारित है? वेजिटेशन और क्लाइमेट पर। पहला पॉइंट आपके सामने आ गया। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। तो उन्होंने कोपेन ने क्या किया? कोपेन ने बहुत सारी चीजों को लिया, उसमें इनका जो मेन कंपोनेंट था वो मेन कंपोनेंट था टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन। ठीक है, आर्द्रता या बोल सकते हैं बारिश और रेनफॉल और टेम्परेचर को लेकर उनके बीच के रिलेशन के अकॉर्डिंग आपने इस पूरे स्कीमा को डेवलप किया। कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है उनका जो मेन क्राइटेरिया है वो वेजिटेशन और क्लाइमेट पर है, लेकिन पूछा जाएगा कि कोपेन का जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन वो किस पे आधारित है? टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन, ये दो चीजों पर ये आधारित है, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और इन्हीं दोनों को कंपोनेंट को लेकर इन्होंने क्या किया? वेजिटेशन और क्लाइमेट के बीच का रिलेशन स्टैब्लिश किया। ठीक है, तो कोपेन ने क्या किया? वेजिटेशन और क्लाइमेट के बीच का रिलेशन बनाया, लेकिन वो रिलेशन किन कंपोनेंट के आधार पर बनाया? आपका टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन के बेस पर बनाया। ये दो पॉइंट्स में यहां पर लिखा हुआ है। ठीक, अब कोपेन ने क्या किया भाई? कोपेन ने जो क्लासिफिकेशन किया है वो बड़ा लंबा चौड़ा क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और ये क्लासिफिकेशन का जो मूल आधार बना, दो कंपोनेंट लिए टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन, लेकिन इसमें मूल आधार क्या बना? मूल आधार बना आपका मीन एनुअल टेम्परेचर एंड मीन एनुअल रेनफॉल। ठीक है, तो इसका जो मेन आधार बना मीन एनुअल टेम्परेचर एंड मीन एनुअल प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन मतलब वहां पर कितनी वर्षा हो रही है, उसकी मात्रा को, नमी कितनी है, उमस कितनी है, इन सब चीज़ों का एक कंबाइंड एस्टिमेशन जो होता है वो प्रिसिपिटेशन के फॉर्म में जाना जाता है। तो इसे याद रखिएगा, ये दो चीज़ों के बेस पर सारा काम चल रहा है। तो याद रखिएगा, कोपेन का जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है वो वेजिटेशन और क्लाइमेट के बीच का संबंध है। ये संबंध किस चीज के आधार पर चल रहा है? ये दो चीजों के आधार पर चल रहा है, टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन। क्लियर है? इस चीज को अगर समझ गए तो पहला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। पहला कंसेप्ट यही है जो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको यहां पर मैंने 4 वर्ड हाईलाइट किए हैं, इन 4 वर्ड को यार ध्यान रखना आप लोगों के दिमाग में। अगर ध्यान रखोगे तो मुझे पता है कि आप इसे कर ले जाओगे। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। कोपेन ने अपने क्लासिफिकेशन में 5 कंपोनेंट ए बी सी डी के फॉर्म में डिवाइड किया है। 4 जो है वो टेम्परेचर के बेस पर उसने डिवाइड किया और एक प्रिसिपिटेशन मतलब बारिश के आधार पर किया है ना, कि वहां पर कितनी बारिश हो रही है नहीं। अब वो किस तरह से क्लासिफिकेशन है? वो इस तरह से है, ए बी सी डी ई और एच। ठीक, इसे याद रखिएगा। जिसमें देखो एच वाला जो है वो अलग ही है, एफ ई तक था लेकिन एच बाद में इंक्लूड किया गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब इनका जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन है, देखो बी को हटा दिया जाए तो बाकी सब आपका किस पर बेस है? टेम्परेचर पर। बी किस पर बेस है? वेपराइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन। देखो अब ए पर क्या है? ए का जो आपका ग्रुप है उसको हम ट्रॉपिकल ग्रुप में रखते हैं। यहां पर इसका क्या पहचान क्या है? इस ए ग्रुप की पहचान क्या है? तो इस ए ग्रुप की पहचान है कि यहां पर जो सबसे ठंडा महीना होता है वहां का तापमान 18 डिग्री या उससे ज्यादा होता है। ठीक, फिर अभी हम बी को छोड़ देते हैं, बाकी सबको डिस्कस कर लेते हैं। सी को जो बोला गया वो बोला गया वार्म टेम्परेट रीजन। वार्म टेम्परेट रीजन, तो यहां की पहचान क्या है? यहां का जो औसत तापमान होता है सबसे ठंडे महीने का वो -3 डिग्री से ऊपर और 18 डिग्री के बीच रहता है। -3 से 18 डिग्री के बीच में। तो आपका कौन सा रीजन हो गया? सी वाला। ठीक, एवरेज टेम्परेचर। डी वाले पे क्या है? यहां का औसत तापमान -3 से कम होता है। ठीक,
कोल्ड क्लाइमेट, यहाँ का ऑन एवरेज सारे महीनों का जो तापमान होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। और एच वाला जो है ये बाद में जोड़ा गया हाईलैंड, ये हाइट की वजह से जोड़ा गया। ठीक है, इसको तो भैया याद रखना, हाईलैंड मतलब एच, और ये नोटेशन एच हाईलैंड ये ऐसे एज इट इज बाद में जोड़ा गया। तो कौन सा नोटिफिकेशन या कौन सा नोटेशन, इसमें मेन चीज होता है नोटेशन कैसे होते हैं। तो देखो ये नोटेशन आपको याद रखना पहली चीज, ठीक, ए बी सी डी ई और एच, क्लियर है। इनको अगर याद रखेंगे, अब बी वाले पे आ जाते हैं। बी वाला है ड्राई क्लाइमेट, ये किस पर बेस है, ये वाष्पीकरण और प्रेसिपिटेशन पर है। ऐसे क्षेत्र जहां का वर्षा और वाष्पीकरण का संबंध कुछ इस तरह से हो कि भैया वर्षा कम हो वाष्पीकरण ज्यादा हो, तो ऐसे क्षेत्रों को रखते हैं हम बी में। यही तो लिखा हुआ है देखो, पोटेंशियल इवेपोरेशन एक्सीड प्रेसिपिटेशन, मतलब जो वाष्पीकरण होने की क्षमता है वर्षा से ज्यादा हो, तो ऐसा एरिया क्या कहलाता है, ड्राई एरिया, सूखा एरिया। तो देखिए बहुत आसान सी चीज है। पहली चीज तो आपको ये मेन चीजों को यहां पर समझना है। अगर आप समझ जाओगे तो आसानी से चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया है, और इसके नोटिफिकेशन मैटर करते हैं। ठीक है, अभी आज इस पर हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर इसके एमसीक्यूज भी लगाएंगे। जब एमसीक्यूज लगाएंगे अपकमिंग क्लासेस में, तो वहां से आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, और जब हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है जो कंप्लीट इसका क्लासिफिकेशन है। ये टेबल आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी, कई जगह मिल जाएगी, बच्चे इस टेबल को समझ नहीं पाते हैं। अब देखो बताया ए बी सी डी ई और एच, ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। अब ए में 3 स्टैंडर्ड बना दिए गए, बी में 4 स्टैंडर्ड बना दिए गए, सी में 3, डी में 2, ई में 2, एच में 1। तो इस तरह से टोटल अगर जोड़ो 3 4 7 प्लस ये 4 3 7 7 3 10 14 और 15 एरिया है। वैसे तो कोपेन के सिर्फ 13 ही थे, ये नीचे वाले जो बाद में ऐड हुए हैं, लेकिन हम इसको टोटल 15 को समझेंगे क्योंकि एग्जाम में दोनों आता है। ठीक, इसमें देखो जो हमको ध्यान से देखना है, देखो हाईलैंड को नीचे से शुरू करते हैं आसान वालों से। हाईलैंड को हम एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका लेटर कोड क्या है, यही कोड आपके पेपर में आते हैं। कौन सी चीज आती है, यही कोड आते हैं। ठीक है, कोड के आगे का ये कैरेक्टरिस्टिक आता है या फिर इधर वाला टाइप आता है, मैच करना होता है आपको। ठीक, तो आप इसे कैसे याद रखोगे मैं बता रहा हूं, बहुत आसान है। एक बार ध्यान करोगे, एक बार सुन लोगे ना, और 2-3 बार इस वीडियो को बार बार देख लिया तो 100% याद हो जाएगा। देखो एच फॉर हाईलैंड, ठीक, और ये हाईलैंड कैसे कवर होता है, स्नो से। आपको ये चीज यहां पे याद रखना है। फिर आपका ई मतलब होता है कोल्ड क्लाइमेट, ई मतलब होता है कोल्ड क्लाइमेट, आपको ये ध्यान रखना है। कोल्ड क्लाइमेट में एक होता है पोल और एक होता है पोल से पहले वाला रीजन, टुंड्रा रीजन। ठीक, तो ई टी मतलब टी फॉर टुंड्रा, और ई एफ मतलब फाइनल पॉइंट। ठीक है, टुंड्रा रीजन में यहां पे गर्मी नहीं पाई जाती है, और आपका जो पोलर आइस कैप मतलब पोल की अगर हम बात करें, ई एफ मतलब पोल का रीजन, वहां पे परमानेंट आइस कैप एक लिमिट तक बर्फ जमी ही रहती है। तो देखो ये ई वाले दोनों आपकी किस में आ जाएंगे, कोल्ड रीजन में। टुंड्रा रीजन को डिनोट करता है ई टी, इसे याद रखिएगा, ई और टी फॉर टुंड्रा। ठीक, और ई एफ मतलब पोलर आइस कैप रीजन, यहाँ पे पेरेनियल आइस रहती है, सदाबहार बर्फ जमी रहती है। ठीक है, टुंड्रा के रीजन में बर्फ हमेशा नहीं रहती है, लेकिन ईटी पोलर आइस कैप रीजन में हमेशा आइस जमी रहती है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं डी, स्नो, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट। ठीक है, डी वाला जो है यहाँ पर कोल्डनेस तो है लेकिन फॉरेस्ट कवर एरिया भी है। यहाँ पे फॉरेस्ट कवर एरिया कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। इसमें 2 एरिया है, डी एफ और डी डब्ल्यू। अब देखो ये छोटे छोटे जो अल्फ़ाबेट आए हैं इनको एक बार समझ लेते हैं, फिर हम वापस यहाँ पर आते हैं। ठीक, इनको समझेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए
द सीजनल ड्राइनेस आर इंडिकेटेड बाय द स्मॉल लेटर FMWNS। ठीक है, सीजन की जो ड्राइनेस होती है उसको स्मॉल लेटर FMW और S से डिनोट करते हैं। ठीक, F का मतलब होता है नो ड्राई सीजन। F अगर लिखा है तो इसका मतलब बिल्कुल भी सूखा सीजन नहीं होगा। ठीक, M मतलब होता है मानसून क्लाइमेट। अगर M लिखा हुआ है तो ये मानसून क्लाइमेट को इंडिकेट करा है, स्मॉल m। ठीक, W है तो विंटर ड्राई सीजन। F का मतलब नो ड्राई सीजन, मतलब ड्राइनेस होगी नहीं, हमेशा नमी रहेगी। W मतलब होता है विंटर ड्राई, मतलब विंटर सूखा होगा, नमी बिल्कुल नहीं होगी। S मतलब समर ड्राई सीजन। तो ड्राई सीजन के लिए ये इंडिकेशंस है, 4 इंडिकेशंस है, आपको याद रखना है। F मतलब नो ड्राई सीजन, M मतलब मानसून क्लाइमेट, W मतलब विंटर ड्राई सीजन और S मतलब समर ड्राई सीजन। इसको याद रखना है आपको। अगर आप इसे याद रखोगे तो आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पिछले वाले लेटर्स याद है, ठीक। S मतलब नो समर ड्राई, है ना। W मतलब नो विंटर ड्राई, ठीक। अगर पिछले वाले नोटेशन याद है, विंटर ड्राई सीजन, समर ड्राई सीजन, नो ड्राई सीजन, F मतलब है मानसून, मतलब मानसून क्लाइमेट। फिर इसके बाद और नोटेशन यूज होते हैं आपके क्या, स्मॉल लेटर ABCD रिफर द डिग्री ऑफ द सीवर्टी ऑफ टेम्परेचर। ABCD क्या बता रहे हैं, अगर वो ड्राइनेस बता रहे हैं तो ABCD बता रहे हैं कि तापमान की निर्भरता क्या होगी, है ना। और B जो है, B को हमने 2 हिस्सों में बांट रखा है, ठीक है, S और W में। S का मतलब स्टेपी, घास के मैदान, और W मतलब मरुस्थल। B को हमने किस में बांट रखा है, S और W में। तो अब देखो ये नोटिफिकेशन अगर क्लियर है तो आप पीछे वापस चलते हैं, कहां पर, अपने इस पर DF एंड DW, ठीक। DF और DW देखोगे तो D तो हो गया कोल्ड स्नो, ठीक। F क्या बताया था, F बताया था नो ड्राई सीजन। तो देखो ये F का मतलब हो गया नो ड्राई सीजन, ठीक। और यह W का मतलब क्या था, विंटर ड्राई सीजन। तो भैया सीधी सी बात हो गई, अगर DF है तो भाई कोल्ड होगा, फॉरेस्ट क्लाइमेट, विद F मतलब नो ड्राई सीजन, सूखा सीजन नहीं होगा, नमी वाला होगा। DW है तो विंटर ड्राई होगा, आसान सा है। फिर आते हैं C पे देखो तो वार्म टेम्परेचर मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट। मिड लैटिट्यूड मतलब मध्य अक्षांश, ठीक। अब देखो CFA, वही देखो पुराना ला गया। C मतलब तो इसका नोटिफिकेशन हो गया, F क्या हो गया, F आ गया आपका ड्राइनेस पर, और A क्या हो गया, टेम्परेचर की सीवियरिटी पर आ गया। तो CFA, C मतलब आपका वार्म टेम्परेचर मिड लैटिट्यूड का, F मतलब क्या हो गया, F मतलब हो गया नो ड्राई सीजन, और A मतलब क्या हो गया, A मतलब हो गया वार्म समर, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन। मेडिटेरियन रीजन का जो सिंबल है वो CS है, इसको याद रखिएगा, ये मैच करने को आता है। मेडिटेरियन मतलब C, और S मतलब क्या, हॉट ड्राई सीजन, ये बताया था। C इसका यूज हो गया, S किसका यूज हो गया, जो भी आगे बताया, आपको इससे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं अगला CFB, 3 नोटेशन है। C मतलब इसका ग्रुप, F मतलब क्या है, F मतलब ड्राइनेस क्या है, ठीक। और B मतलब आपका क्या है, टेम्परेचर क्या है। तो C मतलब आपका वार्म टेम्परेट मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट है, जिसमें F और B मतलब नो ड्राई सीजन, वार्म एंड कूल समर। तो ये इसका सीधे से इंडिकेशन है, इसे याद रखिएगा, ठीक। और इसको बोलते हैं मरीन वेस्ट कोस्ट। देखो ये वाले जो है ना, ये आपको ध्यान रखने हैं, स्पेशली ये C वाले जो आपके पेपर में सीधे सीधे आते हैं, है ना। आपको इनमें से 4 दे देगा, बोलेगा मैच करो, तो ये C वालों को थोड़ा ध्यान रखना, C वाले ही आपको कंफ्यूज करेंगे, बाकी सब आप कर ले जाओगे, बाकी सब में कुछ नहीं, बाकी सब बहुत आसान है, ठीक है। C वाले थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे। मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट आपका CS से इंडिकेट होता है, इसे याद रखना। मेडिटेरियन किससे इंडिकेट हो, CS से। मरीन वेस्ट को जो क्लाइमेट कोस्ट है वो CFB से होता है, CFB, ठीक। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट CFA से इंडिकेट होता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा।
चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं, अब बी वाले पर पहुंचते हैं। ठीक है, बी वाले पर और ए वाले को हम इंडिविजुअली सेपरेटली देखेंगे, है ना, क्योंकि इससे थोड़ा सा आसान चीजें हैं और ध्यान रहेगा आपको। देखो मैंने भी बताया कि बी तो आपका ग्रुप का हो गया। ठीक है, डब्लू बी को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक स्टेपी मतलब डब्लू, एस मतलब डेजर्ट। ठीक है, एस फॉर स्टेपी, एस फॉर स्टेपी, है ना, और डब्लू मतलब डेजर्ट। अब फिर इसको हमने दो हिस्सों में बांट लिया, सब ट्रॉपिकल मतलब विषुवत रेखा के पास का रीजन, विषुवत रेखा का जो पास का रीजन है ना, सब ट्रॉपिकल रीजन, इसको हम डिनोट कर रहे हैं एच से, स्मॉल एच से। और मिड लैटिट्यूड का जो रीजन है इसको हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल के से। ठीक, तो देखो बी एस के अगर आया तो बी मतलब हो गया ड्राई क्लाइमेट, एस मतलब स्टेपी, ठीक है, और के मतलब हो गया मिड लैटिट्यूड। तो आप इसे आसानी से बताते हैं मिड लैटिट्यूड स्टेपी क्लाइमेट है ड्राई रीजन का। ठीक, इसी तरह से यहां पर ट्रॉपिकल ह्यूमिड के एरिया को देखेंगे तो ट्रॉपिकल वेट के लिए ए एफ, ए मतलब आपका ह्यूमिड, एफ मतलब क्या नो ड्राई सीजन, ए एम ट्रॉपिकल मानसून है, एम सीधे मानसून को इंडिकेट करता है, और ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई ए डब्ल्यू विंटर ड्राई सीजन। तो ये टेबल जो है एक तरह का निचोड़ है। इस टेबल को अगर समझना है तो आपको जो मैंने बताया इसको 2 से 3 बार ध्यान रखना है, और अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए थोड़ा सा चीजों को और आगे देख लेते हैं और कुछ ए और बी को इंडिपेंडेंटली देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इनके क्षेत्र वगैरह पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखो इसके आगे से ए वाला जो रीजन है ग्रुप ए ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, कर्क और मकर रेखा के बीच का रीजन होता है ए का मुख्य क्षेत्र क्या है, कर्क और मकर रेखा के बीच का। इसको हम वेट क्लाइमेट में ए एफ से इंडिकेट करते हैं, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट ए एम से इंडिकेट करते हैं, ट्रॉपिकल वेस्ट ड्राई क्लाइमेट ए डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। तो इसकी 3 कैटेगरीज हैं, ए एफ, ए एम और ए डब्ल्यू। अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो ए एफ को देखते हैं। ये ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट जो है, ठीक है, ये हमेशा इक्वेटर के पास पाया जाता है। कहां पाया जाता है? इक्वेटर के पास। और यहां का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब टेम्परेचर में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, एक स्थिर तापमान हमेशा बना रहता है। और द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन एनी डे अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस वाइल मिनिमम टेम्परेचर इज 20 डिग्री। ठीक है, इसका अधिकतम और न्यूनतम तापमान 30 से 20 के बीच होता है, इसे याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, और जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इस रीजन में कौन सा? एएफ। एएफ के अंदर क्या क्या खूबियां हैं वो मैंने बता दिया है। और इसका मुख्य क्षेत्र कहाँ पर है? इसका मुख्य क्षेत्र हमें मिलता है अमेज़न बेसिन, साउथ अमेरिका में। ठीक, वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका, इक्वेटर के पास का जो वेस्टर्न अफ्रीका का रीजन है वो, और ईस्ट इंडीज का आइलैंड्स, ये इनके मेन रीजन हैं। आपको ये ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है इसलिए बता रहा हूं। वैसे जो पिछली वाली टेबल से अगर उसको ध्यान रखोगे तो एग्जाम में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, डिटेल कहां तक क्वेश्चन बन सकता है उसको हम देख रहे हैं। चलिए एएफ देख लिया, अब आते हैं मानसून टाइप क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। इंडिया में इसी तरह का सीजन पाया जाता है। इंडिया में कौन कौन से पाए जाते हैं वो हम भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब इंडिया के बारे में बात करेंगे। देखो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट को एएम से डिनोट करते हैं। ये आमतौर पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका और आपका नॉर्थ अमेरिका के रीजन में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो इनके मुख्य क्षेत्र आपके सामने आ चुके हैं। अब अगर देखेंगे तो इस रीजन में हैवी रेनफॉल होती है, और वो भी कब होती है? गर्मियों में होती है। ठीक, विंटर इज ड्राई, यहाँ का विंटर जो होता है ड्राई होता है। ठीक, इसके बाद आते हैं अगले नंबर पर, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट ए डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ए डब्ल्यू मतलब वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। इसकी खास बात क्या है? ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट अकर इन नॉर्थ एंड साउथ ऑफ ए एफ टाइप क्लाइमेट रीजन। ए एफ टाइप क्लाइमेट के नॉर्थ और साउथ में होते हैं, मतलब इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर, उत्तर और दक्षिण में। ठीक,
इट बॉर्डर विद ड्राई क्लाइमेट ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड CF और CW ऑफ ईस्टर्न पार्ट। मतलब ये एक तरह से बीच का हिस्सा होते हैं A और C के। ठीक, इसे याद रखिएगा। ठीक, देखो यहाँ पे ये बता रहा है A के उत्तर में पाया जाता है और दक्षिण में पाया जाता है, और वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट में किसके हैं? CF और CW के हैं। ठीक, इसके बाद एक्सटेंसिव AW क्लाइमेट इज फाउंड टू द नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ अमेजोन बेसिन। इसका मुख्य क्षेत्र अमेजोन का क्षेत्र है ब्राजील में, और बोलिविया, पैराग्वे, ठीक, ये सब साउथ अमेरिका के क्षेत्र में, ब्राजील, बोलिविया और पैराग्वे। इसके अलावा सूडान और साउथ सेंट्रल अफ्रीका के रीजन में भी इस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है। तो इस तरह के क्लाइमेट को ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये मुख्य रूप से साउथ अमेरिकन रीजन और अफ्रीकन रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं। चलिए, ये तो हो गया हमारे पास ए के तीनों कैटेगरीज। आई होप कि आपको एक की तीनों कैटेगरीज समझ में आ रही है दोस्तों। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और चीज़ें भी आपको समझ में आती जाएंगी। अब आते हैं इसमें थोड़ा सा और चीज़ों को देखते हैं। रेनफॉल क्या होती है? एनुअल रेनफॉल इन दिस क्लाइमेट इज कंसिडरेबली लेस देन AF एंड AM। AW का जो रेनफॉल होती है AF और AM से कम होती है। देखो, सबसे ज़्यादा रेनफॉल AF में होती है, फिर AM में, और AW में सबसे कम होती है। ठीक, इसके बाद द वेस्टर्न सीजन इज शॉर्ट एंड ड्राई सीजन इज लॉन्गर। ठीक है, द वेट सीजन इज शॉर्ट और ड्राई सीजन कैसा होता है? लॉन्गर होता है, विद द ड्रॉट बीइंग मोर सीवियर। और यहाँ पर सूखा पड़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे रीजन में सूखे पड़ता है, पड़ सकता है, क्योंकि ये सब स्टेटमेंट के फॉर्म में आने वाले पार्ट्स हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। पेपर डिफिकल्ट होगा तो ये सब चीज़ें आएंगी, वरना जो टेबल बताइए क्वेश्चन वहीं से बनेगा। टेबल को याद रखना। कैसे बनेगा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक, द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर एंड द जनरल रेंज ऑफ टेम्परेचर आर ग्रेटेस्ट इन द ड्राई सीजन। तापमान में जो अंतर होता है वो ड्राई सीजन में ज़्यादा होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और डेसिडियस पर्णपाती वन इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ट्री शेडेड ग्रास लैंड अकर इन दिस क्लाइमेट। मतलब जो पर्णपाती वन या डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं उनका मुख्य क्षेत्र यही एरिया होता है AW। तो AW में किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं? डेसिडियस। और आपका जो F है उसमें किस तरह के पाए जाते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट। AM में मानसून टाइप फॉरेस्ट। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कहाँ पर किस तरह के फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन वेजिटेशन पर ही बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर जो इन्होंने रिलेशन बनाया है वेजिटेशन और क्लाइमेट के बीच बनाया है, और किस आधार पर बनाया है? टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन। इन चार कंपोनेंट्स को ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे चले तो ड्राई क्लाइमेट। दोस्तों, जब हम ड्राई क्लाइमेट की बात करते हैं तो देखो, ड्राई क्लाइमेट जो होते हैं कम रेनफॉल की वजह से होता है। ड्राई क्लाइमेट के रीजन को हम कैसे फिगर आउट करते हैं? ऐसे क्षेत्र जहां पर वेपोराइजेशन प्रिसिपिटेशन से ज्यादा हो। ठीक है, जहां पे वाष्पीकरण वर्षा से ज्यादा हो, ऐसे क्षेत्रों को हम B कैटेगरी में रखते हैं ड्राई क्लाइमेट में। ठीक है, वही चीज इसे याद रखिएगा। इसका सीधा सीधा फंडा मैंने आपको समझा दिया आसान शब्दों में। अब देखते हैं, ड्राई क्लाइमेट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द वेरी लो रेनफॉल दैट इज नॉट एडिक्वेट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक, यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है और प्लांट के लिए एडिक्वेट नहीं होती, पर्याप्त मान नहीं होती है। दिस क्लाइमेट कवर अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ द प्लानेट एक्सटीडिंग ओवर द लार्ज लैटिट्यूड फ्रॉम 15 to 60। ठीक है, इसका मुख्य रीजन होता है 15 से 16। ठीक, अब अगर हम इसमें बात करते हैं, इनको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं B ड्राई क्लाइमेट को। ठीक है, पहला स्टेपी और सेमी एरिड, जिसको हम BS से लिखते हैं। B तो आपका ड्राई क्लाइमेट हो गया, S मतलब स्टेपी, और दूसरा होगा डेजर्ट क्लाइमेट। B और W मतलब डेजर्ट को इंडिकेट कर रहा है, W मतलब डेजर्ट है। ठीक, फिर इस चाहे BS हो चाहे BW हो, इसको फिर 15 से 60 के बीच है, तो हमने पहला एरिया इसका 15 से 35 के बीच में कर लिया और इसको बोल दिया क्या? सब ट्रॉपिकल रीजन, है ना। सब ट्रॉपिकल में दोनों कैटेगरी है और सब ट्रॉपिकल को हमने स्मॉल h से इंडिकेट कर दिया। किससे इंडिकेट कर दिया? स्मॉल h से। तो BSH
तो BSH मतलब ड्राई स्टेपी सब ट्रॉपिकल रीजन 15 से 35 का। BWH मतलब B मतलब ड्राई रीजन, W मतलब डेजर्ट, H मतलब क्या, सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक, और दूसरा जो आता है मिड लैटिट्यूड। मिड लैटिट्यूड को हम K से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं फ्रेंड्स? K से। ठीक, BSK मतलब मिड लैटिट्यूड स्टेपी। ठीक, और BWK तो मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। बहुत आसान सी चीज़ है। नोटिफिकेशन मैंने आपको समझा दिया है। नोटिफिकेशन जो आपके जितने भी अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं उनके मतलब क्या होते हैं, अगर दोस्तों समझ में आ गया हो, आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो देखो लाइक शेयर करते जाओ। हेलो गाइस, अभी टॉपिक एग्जाम ओरिएंटेड और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सारे एग्जाम्स जो लगे हुए हैं, चाहे आपका एनडी हो, एफकैट हो, सीडीएस हो, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। दीज आर द कंसेप्चुअल एरिया ऑफ योर टॉपिक। एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाए जाते हैं और एनसीईआरटी के चैप्टर क्लास 11th की बुक में ये पूरा टॉपिक दिया हुआ है। तो चलिए आज इस टॉपिक को हम जानते हैं, समझते हैं और इस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरीके से बन सकते हैं उस पर चीज़ों को देखेंगे। टॉपिक का नाम है वेरियस टोपोग्राफी फॉर्मेशन। ठीक है, अलग अलग तरह की जो टोपोग्राफी या स्थलाकृतियाँ होती हैं उनके फॉर्मेशन से संबंधित चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक के बारे में। तो भाई अगर आपने हमारे डिकोड के चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत लाइक और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस के अपडेट आप तक मिलते रहें। और अपना कमेंट लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाते रहिए। चलिए शुरू करते हैं टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी में जब शुरुआत होती है तो देखो पहली चीज़ होती है आपके पास पृथ्वी में दो तरह के बल होते हैं, फोर्स होते हैं। एक होता है एंडोजेनिक, दूसरा होता है एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक मतलब जो पृथ्वी के अंदर जो फोर्स लगते हैं जिसकी वजह से ज्वालामुखी, भूकंप वगैरह आते हैं, वो एंडोजेनिक फोर्सेज होते हैं। और एक्सोजेनिक फोर्सेज जो होते हैं वो पृथ्वी की सतह के बाहर लगते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो एक्सोजेनिक फोर्सेस पर बेस्ड है। किस पर? एक्सोजेनिक मतलब पृथ्वी के बाहर से जो फोर्सेस लगते हैं उन पर बेस्ड है। एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में हमें बात नहीं करनी भाई। एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से आपकी सारी स्थलाकृति है, पर्वत, पठार, मैदान, ये सब बनते हैं। ठीक है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटते हैं, ये सब एंडोजेनिक मतलब पृथ्वी के अंदर जो हो रही है। ठीक है, ये वो बल है जो पृथ्वी के अंदर क्रियाशील है और ये वो बल है जो पृथ्वी के बाहर क्रियाशील है। तो जितनी भी स्थलाकृतियाँ बनती हैं वो पृथ्वी के एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से बन रही है। वो कौन कौन सी बन रही है, कैसे बन रही है, उस पर हमें यहाँ पर आज चर्चा करना है। तो देखिए एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं ये कैसे एक्टिव होते हैं। इनको एक्टिव करने वाले जो पैरामीटर्स होते हैं वो होता है सबसे नंबर पर वेदरिंग। वेदरिंग मतलब अपचयन, मतलब टूटना फूटना। अब ये दो तरह की होती है, फिजिकल या मैकेनिकल या फिर केमिकल। फिजिकल वेदरिंग या अपचयन या टूटना फूटना होता है तापमान, दाब और घनत्व के कारण, घर्षण के कारण। और केमिकल रासायनिक जो अपचयन होता है वो क्या होता है? सॉल्यूशन का अपचयन या ऑक्सीकरण के कारण होता है, कार्बोनेशन या हाइड्रेशन के कारण होता है। ठीक, इसके बाद जब वेदरिंग होती है तो वेदरिंग होने के बाद वो टूटता फूटता है, फिर उसका इरोजन, अपर्दन होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है और ये एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मास मूवमेंट होता है। अब मास मूवमेंट होकर वो जाके कहीं पर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक, अब देखो वेदरिंग का एक मीडियम होता है, वो मीडियम अलग अलग है, वो कौन से होते हैं वो हम बात करेंगे। वेदरिंग होने के बाद कहीं से कोई चीज़ इरोज करती है, मतलब जैसे यहाँ पर मिट्टी है तो ये इरोड कर गई, है ना। सपोज करिए, समझिए ये पूरा सा एरिया है, यहाँ पर इस एरिया में वेदरिंग हुई। ठीक, और यहाँ से मिट्टी निकली और यहाँ जाकर जमा हो गई। तो जब यहाँ से निकली तो भाई यहाँ पर गड्ढा हो गया और यहाँ पे जमा हुई तो यहाँ पे टीला बन गया। तो देखो इरोजन और डिपॉजिट की वजह से कुछ ना कुछ नई चीज़ बन गई, गड्ढा बन गया, यहाँ पे टीला बन गया। तो यही होता है भैया, यही टोपोग्राफीज होती हैं जो एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से बनती हैं। अब ये कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिन पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, वो चीज़ों को अगर हम देखते हैं
तो देखिए यहाँ पर आता है नंबर 1 पर रिवर, दूसरे नंबर पर आता है अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर के बाद आता है सी वाटर, फिर आता है ग्लेशियर, फिर विंड्स। अगर हम बात करें तो नदियाँ, भूमिगत जल, सी वेव वाटर या सी वेव, समुद्री जल या समुद्री धारा, ग्लेशियर मतलब हिमनद, विंड्स मतलब पवने। ये 5 फैक्टर हैं जो किसी भी जगह पर इनको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। अब देखो एक एक करके हमें देखना है। सबसे पहले हम रिवर से देखते हैं। देखो रिवर या नदियों के कारण हमारे पास इतनी सारे स्थलाकृतियाँ बनती हैं। वी शेप वैली, वाटरफॉल मतलब जलप्रपात भी नदियों के कारण ही बनते हैं। ठीक है। एलुवियल फैन मतलब जड़ों पंख भी इसी की वजह से, रिवर मेंडरिंग नदियों का विसर्पण भी इसी के कारण होता है। स्ट्रक्चरल बेंसेस मतलब जो आप नदी के पास देखते हैं ना एक स्टेप बना होता है, वो भी इसी की वजह से बनता है। रिवर टेरेस, नदी वेदिका, वो भी इसी के कारण बनता है। लीव्स, तटबंध भी इसी के कारण बनता है। इसके अलावा फ्लड पेन मतलब बाढ़ के मैदान, वो भी इसी के कारण बनते हैं। डेल्टा भी इसी के कारण बनते हैं। दीज आर सम मेन फैक्टर्स, इसे याद रखिएगा। मेन टोपोग्राफीज विच मेड बाय रिवर। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इनमें से कोई भी एक नाम दे दे, पूछेगा किसकी वजह से हो रहा है, तो रिवर। तो ये पेज आपको याद रखना है। ठीक, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए इसको देखते हैं। तो देखो रिवर की वजह से मैंने बोला या तो इरोजन होता है या फिर डिपॉजिट होता है। तो इरोजन होगा, इरोजन की वजह से घाटियाँ, रिवर टेरेस और जल गर्तिका व कुंड बनते हैं, है ना। ये इरोजनल की वजह से बनते हैं। इरोजन या बोल सकते हैं कि अपर्दित स्थलाकृतियों के कारण ये सब चीज़ें बनती हैं। और इसी तरह से अगर देखें तो देखो ये वेदिका या जो मैंने बताया ना रिवर टेरेस, इस तरह से बनते हैं। नदी बीच में जा रही है, वो काटती जा रही है और काटने की वजह से मिट्टी को क्या कर रही, काट रही है और यहाँ पे क्या बन रहे हैं, स्टेप बन रहे हैं। ठीक, युग्मित होते हैं मतलब बराबर से कटे हुए, दोनों तरफ देखो बराबर से कटे हैं, और अयुग्मित दोनों तरफ बराबर से नहीं कटे, तो दोनों तरीके से होते हैं। ठीक, ये इरोजनल है। ठीक, इरोजनल के बाद आते हैं डिपॉजिट पर। डिपॉजिट की जब हम बात करते हैं तो डिपॉजिट की वजह से डेल्टा बनता है। ठीक है, एलुवियल फैन बनता है, बाढ़ के मैदान बनते हैं, लीव्स बनती हैं, पॉइंट बार बनते हैं। ठीक, अब ये क्या क्या है देखते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले जब हम बात करें रिवर मेंडरिंग, नदियों का विसर्पण। नदियाँ जो विसर्पण करती हैं वो ऐसे नागिन डांस करते हुए चलती हैं, और जब ये विसर्पण करती हैं तो ये अपने पैटर्न को छोड़ती जाती हैं पीछे, है ना। और बीच बीच से जो एरिया ऐसे कट के अलग होता है तो ये छाड़न झील या ऑक्सबो लेक बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सबो लेक या छाड़न झील बनाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, इसी तरीके से अगर और आगे बढ़े, ठीक, और ये देखो उसी का विसर्पण जो हो रहा है, ये विसर्पण नदी विसर्पण एक हिस्सा हमने काट के निकाला है, उसी में से जो पिछले वाला डायग्राम है उसमें से एक एरिया हमने काट के बाहर किया। देखो ये नदियाँ विसर्पण करते हुए जा रही है। ठीक, अब जब ये पानी का ओवरफ्लो करती है तो ओवरफ्लो करने की वजह से पानी चारों तरफ से ओवरफ्लो होकर इधर से बाहर आता है, इधर से बाहर आता है, तो क्या करता है, बाढ़ के मैदान बनाता है, फ्लड प्लेन बनाता है, डेल्टा बनाता है। ठीक, और इसी के किनारे पर जब आप और आगे देखोगे, है ना, तो इसी के कटाव के कारण जब नदी बहुत तेज़ी से काटते हुए निकलती है और मिट्टी बहुत हल्की होती है तो क्या बनाती है, वी शेप वैली। देखो मिट्टी का कटाव करा और ज़्यादा कटाव हो गया तो क्या होगा, घाटियाँ अंदर से कटती चली गई, मिट्टी का अपर्दन ज़्यादा हो गया, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, कौन सी वैली बन रही है, वी आकृति की वैली। सेम इसी तरह से जब और आगे बढ़ते तो वाटरफॉल भी इसी के कारण बनता है। वाटरफॉल, वाटरफॉल में क्या होता है, देखो आपका सॉफ्ट हार्ड रॉक का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सॉफ्ट रॉक हार्ड रॉक इनका कॉम्बिनेशन होता है, और जब इनका इरोजन होना शुरू होता है, पानी इसके ऊपर से बहता है, तो हार्ड रॉक को तो ये बिल्कुल काट नहीं पाता है, लेकिन सॉफ्ट रॉक को काटना शुरू करता है। तो अगले स्टेप में क्या होता है, ये कटने लगता है, फिर धीरे धीरे करके और कटता है, क्या होता है, ये गहरा होता जाता है और वाटरफॉल या जलप्रपात बनता है। जलप्रपात इसी प्रकार से निर्मित होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक, देखो ये और अच्छे से इसमें समझाया गया है।
जल प्रपात में ऊपर हार्ड रॉक होती है, नीचे सॉफ्ट रॉक, और सॉफ्ट पानी के कटान की वजह से कटती चली जाती है और गहरी होती जाती है, और पानी का जो स्थल होता है फिर क्या होता है, ऐसे ऐसे फिर नीचे आ जाता है, और नीचे आने के कारण क्या होता है, ये आपका वाटरफॉल बनने लगता है। तो वाटरफॉल इरोजनल एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वाटरफॉल के बाद एलुवियल फैन। भाई नदियाँ जब बाढ़ लगती हैं तो बाढ़ लाने की वजह से क्या होता है, सारा सेडिमेंट फैला देती है चारों तरफ। देखो यहाँ से नदी का पानी निकला और बाढ़ लाया और ये पानी पूरा फैल गया तो इसे बोला कि एलुवियल फैन या जलोढ़ पंख। इसे हम क्या बोल रहे हैं, एलुवियल फैन या फिर जलोढ़ पंख। इसके बाद हमारे पास अगला है, देखो रिवर मेंडरिंग का एक और स्टैंडर्ड डायग्राम। जो पहला डायग्राम देखा था आपने, उसी में और स्टैंडर्ड डायग्राम है। देखो नदी विसर्पण करते हुए जा रही है, ठीक, इससे नदी का कोई हिस्सा अलग हो गया तो छाड़न झील या ऑक्सबो लेक बन गई, है ना। और नदी के जो किनारे हैं दोनों तरफ के, इसको बोलते हैं पॉइंट बार। और नदी के सबसे मेन एरिया जहाँ से वो मोड़ रही है वो कट बैंक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, नदी जो होती है, ठीक, नदी की अगर हम बात करें तो ये नदी ऐसे चल रही है तो इसके किनारे पर जो उठे हुए एरिया होते हैं, इस जहाँ पर मिट्टी जमी होती है थोड़ा सा, ये नदी से ऊंचाई पर होते हैं, एकदम किनारे वाले एरिया, इसको हम बोलते हैं तटबंध या लीव्स। ये किनारे वाले एरिया जो साइड में इसके चल रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं लीव्स या तटबंध। तो ये सब चीज़ें आपको इसी ही एरिया में मिलेगी या डेवलप होगी, ठीक है। देखो ये लीव्स, नदी ऐसे बह रही है, किनारे की तरफ दोनों तरफ जो उठे हुए एरिया होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लीव्स या तटबंध, ठीक है। और इन्हीं लीव्स को क्रॉस करके अगला लेवल पे क्या होता है, बाढ़ के मैदान। भाई नदी जब ओवरफ्लो होती है तो ओवरफ्लो होने के कारण बाढ़ लाती है, और बाढ़ लाती है तो क्या बनता है, बाढ़ के मैदान। तो देखो ये सब नदियों के कारण बन रहे हैं, ठीक। इनमें आपको ज़्यादा नहीं देखना है, बस पहला पेज में मैंने जो नाम लिखे तो वो नाम याद रखने हैं। इसको मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, ठीक। इसके बाद देखो, इसके बाद आता है हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर या कास्ट टोपोग्राफी, इसे हम कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं, ठीक। इसकी वजह से हमारे पास जो जो चीज़ें बनती है यहाँ पे लिखा हुआ, आर्टिशियन वेल, सिंक होल, लैपीज, युवाला, पोलजे, केव, ब्लाइंड वैली। तो यहाँ पर जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक है सिंक होल और दूसरा केव, ठीक है। देखो जहाँ पर भी कास्ट टोपोग्राफी जनरेट होती है कहाँ पर होती है, जहाँ पर चूना पत्थर बहुत पाया जाता है, लाइमस्टोन। चूना पत्थर जो होता है पानी के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और अंदर से गलना शुरू करता है। तो जहाँ पर भी चूना पत्थर की चीज़ें ज़्यादा हैं वहाँ पर इस तरह के पानी अंदर रिसता है, अंडरग्राउंड वाटर जाता है, और कास्ट टोपोग्राफी वहाँ पर डेवलप होती है। इन पूरी टोपोग्राफी को क्या बोलते हैं, कास्ट टोपोग्राफी, है ना। इनमें से किसी भी एक का नाम दे देगा, पूछेगा ये किसकी वजह से, तो आंसर क्या होगा, कास्ट या अंडरग्राउंड वाटर, सीधा सा। अभी क्वेश्चन जब बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। चलो देखते हैं इसके बारे में और चीज़ों को देखते हैं। देखो इसमें अंडरग्राउंड वाटर की वजह से अपर्दित मतलब इरोजन की वजह से क्या बनता है, पूल, सिंक होल, लाइमस्टोन पेमेंट। और डिपॉजिट की वजह से बनता है सिलेक्टाइट और सिलेगमाइट और स्तंभ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टाइट, सिलेगमाइट और स्तंभ तीनों एक तरह से ये डिपॉजिट फीचर है। किस तरह का है, डिपॉजिट होने वाला फीचर है। तो ये डिपॉजिट की वजह से बनता है, ये इरोजनल एक्टिविटीज़ की वजह से बनता है। दोनों को अलग अलग फॉर्म में याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये आपका पूरा कंप्लीट डायग्राम है जिसमें आपको समझ जाओगे। देखो घोलरंध्र क्या होता है, भूमि के अंदर पानी रिसता है तो अंदर जो होता है चूना जो होता है, लाइमस्टोन जो होता है वो गलने लगता है और अंदर क्या करता है, अंदर छोटे छोटे छेद बनाता है। इन्हीं को बोलते हैं सिंक होल, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बना हुआ है। सिंक होल से पहले बनता है विलय रंध्र, बहुत पतला छोटा छोटा होता है। जब ये बड़ा होता है तो सिंक होल, और जब और बड़ा हो जाता है गड्ढा कर देता है पूरा तो इसे बोलते हैं निपाती रंध्र, ठीक है। इसी तरह से गुफा जो होती है, पानी अंदर रिस रहा है और अंदर का पूरा एरिया उसने खोखला कर दिया तो ये बन गई गुफा, इरोजन। अब इसी गुफा में पानी और रिस रहा है और पानी रिसने के कारण क्या हो रहा है कि चूना पत्थर का आकृतियां जो है वो टपक रही हैं, है ना,
धीरे धीरे टपक रही हैं, तो इनके टपकने के कारण ये इधर टपकती हैं और नीचे आके गिरती हैं। तो जो यहाँ पे टपक रही हैं और जो यहाँ रुकी हुई हैं, इनके रुकने के कारण जो स्थलाकृतियाँ ऐसी बन रही हैं उसको हम बोलते हैं स्टैलेक्टाइट। और जो नीचे गिरने के बाद ऐसे ऊपर उठ रही हैं उसे बोलते हैं स्टैलेग्माइट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट किस में बनता है, तो कास्ट टोपोग्राफी और अंडरग्राउंड वाटर, ये दो ही आंसर होते हैं, है ना। और जब ये टपकता हुआ नीचे गिरता है तो नीचे वाला उठता है और ये ऐसा बनता है, दोनों एक साथ बनते हैं। वो ऊपर से टपक रहा होता है और टपकते टपकते जमने लगता है, और नीचे जो टपकता है वो भी जम जम के ऊपर आने लगता है, और एक टाइम के बाद दोनों जम के मिल जाते हैं। और जब दोनों जम के मिल जाते हैं तो क्या बनता है, स्तंभ। ठीक है, तो स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और स्तंभ तीनों एक साथ होते हैं, एक साथ ही आते हैं। ये दोनों तो एक साथ बनते हैं, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बनता है स्तंभ। और ये सब कहाँ पर होता है, गुफा के अंदर की स्थलाकृतियों में आते हैं, इसे याद रखिएगा। घोल रंध्र जो होते हैं ये बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, ठीक। और जब यही गोल रंध्र बहुत ज़्यादा भर के लंबे लंबे गड्ढे बनाते हैं तो इनको युवाला या सिंक बोलते हैं, तो इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान कर लेना। पोल्जी और युवाला क्या होता है, देखो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। सबसे छोटा जो गड्ढा होता है, देखो इसमें क्या होता है, पानी दिखता है तो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, तो सबसे छोटा गड्ढा जो होता है वो होता है आपका सिंक होल। ठीक है, सिंक होल, ठीक, सबसे छोटा गड्ढा होता है। सिंक होल से बड़ा होता है डोलाइन, फिर युवाला, फिर पोल्जे। ठीक, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट दोनों मिलकर बनाते हैं केव, गुफा में पाए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, पोल्जे और युवाला ये दोनों एक दूसरे के एकदम सेम है, बस साइज में अंतर आता है। क्यों, क्योंकि पोल्जे बड़ा होता है और युवाला छोटी होती है, इसे याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पे देखो इनके साइज का, जैसे साइज बढ़ता जाता है नाम चेंज होता रहता है। ठीक है, पहले सिंक होल होता है, फिर डोलाइन होता है, फिर युवाला, लास्ट में पोल्जे। ठीक, इसको याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते, सिंक होल। देखो सिंक होल कुछ इस तरह से होता है, एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है अंदर की तरफ, पानी रिसने की वजह से, अंडरग्राउंड वाटर की वजह से। ठीक, अगर हम सिंक होल को और देखें तो ये देखो सिंक होल का एग्जैक्ट फॉर्मेशन इस तरह होता है, जहाँ पे पानी अंडरग्राउंड ज़्यादा होता है, पानी क्या करता है, काटने लगता है मिट्टी को, तो क्या होता है, बड़ा सा गड्ढा बाहर आ जाता है, इसको बोलते हैं हम सिंक होल। ठीक है, जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, लाइमस्टोन ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी। केव्स, देखो गुफाओं में क्या होता है, गुफाओं में पानी तो रिसता है लेकिन वो ज़्यादा इरोजन नहीं कर पाता है, तो ये गुफा बना देता है। अब गुफा अगर आगे जाके बंद हो जाती है तो वो अंधी गुफा या ब्लाइंड वैली हो जाती है, याद रखिएगा। और गुफा के अंदर ही आपको स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट मिलता है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। तो ये हमने दो स्थलाकृतियों की अभी बात कर ली। दो स्थलाकृतियाँ जो है वो टोपोग्राफी के हिसाब से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और अपने अगले पार्ट पर, तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा पार्ट है सी वेव्स। सी वेव्स जो होते हैं इनकी वजह से क्या होता है, आपके कोस्टल केव, स्टैक, कोव, बार, स्प्लिट, बीच, इस तरह फीचर बनते हैं। इनके नाम ये लिखे हुए हैं। अब ये नाम याद तो आपको करने पड़ेंगे, लेकिन ये होते क्या हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए सी वाटर की वजह से आपका ये सारे फीचर्स बनते हैं। अब ये फीचर्स क्या क्या हैं इनको हम देखते हैं। देखो इसमें आपकी अपर्दित मतलब इरोजन की वजह से, इरोजन मतलब आपका इरोजनल एक्टिविटीज की वजह से क्लिफ बनती है, टेरेस बनते हैं, स्टैक बनते हैं, केव, मतलब ये सब इरोजन अपर्दन के कारण होते हैं, मतलब कटाव के कारण। और डिपॉजिट, जो चीज़ें वहाँ से निकल के आती हैं उनके डिपॉजिट होने से बनते हैं बीच। बीच जानते हैं ना, घूमते हैं बीच पे, वो बीच इसी वजह से बनते हैं। टिब्बे, सैंड ड्यून्स, बैरियर्स, स्पिट्स, बार्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, ये वाला नीचे वाला, इसे याद रखिएगा। ये सब जो है डिपॉजिट फीचर्स हैं। ये क्या है, इरोजनल फीचर्स हैं, किसके, आपके वेव एंड करंट के। ठीक, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो सी वाटर में देखो पहले क्या होता है, ये पूरा एक बड़ा सा एरिया है। अब पानी जो है नीचे से मिट्टी को काट रहा है ना, अब काट काट के नीचे क्या कर रहा है, सी केव बना रहा है। ठीक, इरोजनल एक्टिविटीज।
जब ये ज़्यादा गहरा हो गया कि इससे आर पार से चीज़ें दिखने लगी तो क्या हो गया, ये हेडलैंड हो गया, मेहराब। ठीक, अब जब यही कटाव ज़्यादा हो गया और ये पूरा एरिया बीच से गायब हो जाता है, ये एरिया अलग होके हो गया है ना, ये पुल बने हुए हैं, देखा होगा आपने कि बने होते हैं। अब ये बीच वाला एरिया कहाँ गायब होगा, ये अलग हो गया, तो ये जो एरिया यहाँ से ये अलग हो जाता है पूरा, तो ये कुछ इस तरह से दिखने लगता है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैक। तो देखो यही है फॉर्मेशन, पहले सी केप बनती है, ये बड़ी होती जाती है, सी आर्क बनती है, सी आर्क और बड़ी होती है तो हेडलाइन बनती है, और जब इससे ये वाला एरिया अलग होकर अलग हो जाता है तो ये क्या बनता है, स्टैक। ठीक, तो इसे याद रखिएगा। और ये पूरा एरिया जिस पर हम बात कर रहे हैं ये क्या होता है, नदी या पानी के बाहर एक आगे की तरफ, जैसे ये पूरा पानी है, ये इधर पूरा पानी है, तो पानी की तरफ एक बड़ा सा एक लंबा सा एक पट्टी बनी होती है जो पानी की तरफ निकली होती है सिर्फ, तो इस पट्टी को हम बोलते हैं कोप। ये पूरी पट्टी क्या होती है, कोप। ठीक, और इसी कोप में जब नीचे की तरफ इरोजन होता है तो सी केप बनती है, जब बड़ा होता है सी आर्क बनती है, और बड़ा होता है तो स्टैक बनता है। इरोजन का स्टेप है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। क्लियर है? अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखो आपके पास स्पीड जो होती है वो क्या होता है, वो आपका समुद्र के पैरेलल चलती है, पैरेलल इस तरह से, इसके समांतर, ये स्पीड कहलाती है। ठीक, और कोप जो होती है ये इसके परपेंडिकुलर होती है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बीचेस तो आपको पता ही है, बीचेस के में ही पाए जाते हैं क्लिफ्स। ठीक है, बीचेस के ही कॉर्नर्स पे होते हैं आपके क्या, क्लिफ, जो पानी हल्का फुल्का बहता है। ठीक, ये क्लिफ बने हुए हैं। ठीक, अब इसी में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो ग्लेशियर में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं भैया। यू शेप वैली, हैंगिंग वैली, सार्क, अरीट, हॉर्न, नूनाटेक, रोश, ये सब तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं। मोरेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्कर, केम, ड्रमलेस, इतनी सारी चीज़ें ग्लेशियर की वजह से बनती है। अब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस बार पेपर में यही आएगा। तो ग्लेशियर्स के फीचर्स को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, अब कौन इरोजनल है कौन डिपॉजिट है, इनमें तो देख लो, देखो इरोजनल फीचर्स जो है वो आपके सामने है। ये इरोजन के सार्क, हॉर्न एंड ट्रेंचेस। ठीक, और ये डिपॉजिट वाले फीचर, मोरेन्स, एस्कर एंड ड्रमलेंस। ठीक, ये याद रखिएगा। ठीक, इरोजन और डिपॉजिट कभी कदार पूछ लेता है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग कर दिया, बाकी आपको इसको ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है। ठीक, अब देखो यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ये पूरा सा बड़ा सा एरिया दिया हुआ है। सार्क क्या होता है, जब बर्फ के क्षेत्रों में, ठीक, एक बड़ी सी घाटी के पैरेलल परपेंडिकुलर जब एक कटाव होता है तो इसे बोलते हैं सार्क। गहराई मतलब कॉनकेव फॉर्म में चीज़ें कटती हैं, इसे सार्क बोलते हैं। अब ये सार्क जो होता है, यही सार्क जब किसी भी बड़े से पहाड़ के ऊपर होता है, ठीक, आराम कुर्सी के रूप में, इसे हम सार्क बोलते हैं। ठीक, इस तरह से ये बड़ा सा एरिया यहाँ से कटाव हो गया ऐसे, तो इसे बोला सार्क। अब अगर यही कटाव दोनों तरफ से हो गया या तीन तरफ से हो गया तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया अरीट, और ये जो ऊपर निकला हुआ है इसे हमने बोल दिया हॉर्न। तो इसे याद रखिएगा, ये सारे फीचर्स यहीं पे बनते हैं। मोरेन्स क्या होते हैं, मोरेन्स एक तरह की पगडंडी होती है। देखो मोरेन्स क्या होते हैं, किनारे किनारे पर जो पगडंडियाँ निकली होती हैं इन्हें मोरेन्स बोलते हैं। तो मोरेन्स, एरीट, हॉर्न्स, दीज आर द फीचर्स। अब इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि भैया ये सब एक कौन डिपॉजिट और कौन सा इरोजनल है, यही आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसको आसान करते हैं। तो देखो अब एस्कर और ड्रमलिन्स आपको समझ में आएगा। ग्लेशियर्स ऊपर रहते हैं, पानी नीचे जमा होता है, जब ग्लेशियर हटता है तो नीचे
पानी का जो जमा हुआ हिस्सा होता है वो एस्कर इस तरह से दिखाई देता है। ड्रमलिन्स एक टीले टाइप के होते हैं। एस्कर क्या होते हैं, टीले नहीं होते बल्कि नीचे जमा हुआ पानी होता है ना। और हिमोड़ क्या होते हैं, हिमोड़ एक पगडंडी की टाइप में, जो बर्फ़ के क्षेत्रों में आप देखते हैं ना, एक उठा हुआ पगडंडी होता है, इस पे किनारे किनारे आप चल के जा सकते हैं, वो हिमोड़ होता है। ठीक। और अगर देखा जाए तो एस्कर जो होता है ये आपका इन्हीं हिमोर्स के बीच में होते हैं और ड्रमलिन्स भी इन्हीं के बीच में होते हैं। तो देखो एस्कर, ड्रमलिन्स और मोरेन्स, दीज आर द डिपॉजिट फीचर्स, और ये आपका इस तरीके से देखने में मिलेगा। एनसीईआरटी देखोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा। और ये सब देखो एस्कर कैसा होता है, बर्फ़ जमी और बर्फ़ जब हटती है और नीचे एस्कर दिखाई देते हैं। ड्रमलिन्स क्या होते हैं, बर्फ़ के टीले टाइप के होते हैं। और जो पगडंडी टाइप के होते हैं जिनमें किनारे किनारे आप चल सकते हो, दीज आर कॉल्ड मोरेन्स, किनारे किनारे के चारों तरफ के जो कॉर्नर्स होते हैं। ठीक, ये आपके मोरेन्स होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। मोरेन्स चारों तरफ के कॉर्नर्स होते हैं। देखो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्यों, क्योंकि जितना आप देखोगे, विजुलाइज करोगे ना, उसी से आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ग्लेशियर की वजह से बनता है यू शेप वैली। जब ग्लेशियर के बीच से पानी बहुत ज़्यादा इरोजन होता है तो ये देखो इरोजन की वजह से क्या होता है, ये पूरा वी नहीं बनता है बल्कि एक यू बनता है। आसपास के एरिया के से भी इरोजन करता है और यू शेप, वी शेप वाली रनिंग वाटर की वजह से बनती है, यू शेप वाली ग्लेशियर की वजह से बनती है। और जब इसी वैली में, जब इसी वैली की हम बात करते हैं तो इसी वैली में अगर नीचे ये यू शेप वैली जा रही है और इसके ऊपर एक वैली और ऊपर से आ रही है तो ये कहलाती हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली मतलब लटकती हुई घाटियाँ, और लटकती हुई घाटियाँ भी आपके यू वैली के साथ, मतलब एक घाटी यूँ जा रही है, इसको साइड से एक घाटी और ऊपर से आ रही है, तो ये जो ऊपर से आ रही है ये लटकती हुई घाटियाँ हैं। देखो हैंगिंग वैली जो डेड एंड पर आकर यू वैली से मिल रही है, तो इसे याद रखिएगा, ये भी ग्लेशियर की वजह से बनती है। ठीक, फिर आते हैं विंड्स की तरफ। विंड्स की जब हम बात करते हैं तो विंड्स की वजह से जो चीज़ें बनती हैं, देखो इनके नाम, जो ये इस तरह के एरियाज हैं जो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, इन पेजेस को जरूर याद रखिए। 5 पेज हैं, इनको रट्टा मार लेना। देखो विंड्स हमारे पास इंसलबर्ग, मशरूम, डिमोइजलर, ज़्यूजन, यार्डिंग, प्लाया, ड्रैंकस्टर, लोएस, ये हैं। इसमें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लोएस है, प्लाया, यार्डन, ज़्यूरन, मशरूम, इंसलबर्ग, ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुके हैं। अब ये क्या है, विंड की वजह से होते हैं, बस इनके नाम याद रख लो, बहुत अच्छा है। इनमें 3-4 जो इंपॉर्टेंट है जिनके डायग्राम आपको एग्जाम में दिए जा सकते हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले इंसलबर्ग। इंसलबर्ग देखो, जो फीचर होता है इंसलबर्ग का, इंसलबर्ग कुछ इस तरह से दिखता है। तो आपका ये इंसलबर्ग है। इंसलबर्ग देखोगे तो रेत के मैदान में जो छोटे छोटे टीले उठे होते हैं उनको इंसलबर्ग बोलते हैं। ठीक, इंसलबर्ग के अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरा फीचर होता है आपका मशरूम रॉक। मशरूम रॉक क्या होता है, हार्ड और सॉफ्ट रॉक का कॉम्बिनेशन होता है, और विंड के इरोजन की वजह से नीचे सॉफ्ट रॉक होती है, वो कटती रहती है, तो ये मशरूम के शेप में आ जाते हैं, इनको हम बोलते हैं मशरूम रॉक। ये विंड के कारण बनते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ज़्यूजन क्या होता है कि बड़े से मैदान या फिर डेजर्ट के रीजन में इस तरह से छोटे छोटे टीले टाइप के उठे हुए हैं, इन टीलों को हम क्या बोल रहे हैं, ज़्यूजन। और इसी के बीच में ये आधे चांद की आकृति वाला, जो आप देख सकते हो ये वाले रीजन है, जो आधे चांद की आकृति वाले रीजन है, इनको अगर देखो, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। देखो ये तो तुम्हारा जो है ये ज़्यूजन है, ये देखो ये ज़्यूजन है, ये जो छोटे छोटे आकृति उठी रहती टीले जैसी, वो ज़्यूजन होते हैं। ठीक, अब यहीं पर अगर देखो इधर, तो देखो ये क्या है, ये आपका, देखो ये आपकी चांद की आकृति जैसा, देखो आधे आधे चांद जैसी आकृति जैसा उठे हुए एरिया है, इनको हम बोलते हैं बर्चन्स।
ठीक है, बरखंस या बरछंस जो भी आप बोलना चाहें। ये कैसे होते हैं? चांद की आकृति से। अभी मैं इसको दिखाऊंगा डायग्राम इसका, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो इस डायग्राम में आपको ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब बरखंस का डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये बरखंस का डायग्राम, ये देखो वहाँ पर उठे होते एक चंद्र आकृति के होते एकदम बरखांस, पैराबोलिक आकृति होती है इनकी, है ना। इस तरह से ये पूरा डायग्राम आपको वहाँ पर जो बना था उसकी मेन आकृति यहाँ पर दिखी है। तो ये भी आपको कहाँ बनते हैं? ये भी आपके वहीं पर बनते हैं। कहाँ पर? विंड्स के कारण, विंड के इरोजन और डिपॉजिट के कारण। अब कौन सा इरोजन के कारण बन रहा है? भाई इरोजन की वजह से आपके पेडी प्लेन और पीडमेंट प्लेन और प्लाया मशरूम रॉक, ठीक है, ये सब बन रहे हैं। और निक्षेपण की वजह से बालू टिब्बे, सैंड ड्यून्स, या फिर आप इसे बोल सकते हैं क्या, बरखांस बनते हैं। ये आपके डिपॉजिट होने की वजह से बनते हैं। ठीक, तो ये सारे फीचर्स हैं जो आपको ध्यान रखने फ्रेंड्स। अगर आप इनको ध्यान रखोगे तो ये आपको क्लियर रहेगा। ज़ूजेंस क्लियर है? देखो ये पूरा बड़ा सा मैदान है जहाँ पर पूरा का पूरा सब कुछ एक साथ दिखाया गया है। ठीक है, आमतौर पर मरुस्थलों में इस तरह के फीचर्स ज़्यादा बनते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, इसमें वादी भी दिखाई गई है, इंसलबर्ग भी दिखाया गया, बरखांस, ओएसिस, प्लाया, एलुवियल फैन, ठीक है, मेसा, बटल, पीडमेंट, सब कुछ दिखाया गया है। ये कंबाइंड है। देखो ये क्या होता है ना, एक ही क्षेत्र में सब कुछ बने होते हैं लेकिन हम इसे समझ नहीं पाते हैं। ठीक, अब देखिए ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन है। मैंने पिछली क्लास से अब तक जो कुछ पढ़ाया है, ये देखो ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब ये क्वेश्चन जो है इनको नंबरिंग कर लो। देखो जैसे इन पे नंबरिंग कर लेते हैं, तो अगर मैं इस पे नंबरिंग करूंगा तो नंबरिंग पर ये कुछ इस तरह से आएगा 1 2 3 4। ठीक है, पढ़ो, आंसर तुम कमेंट सेक्शन में दोगे। मैं आंसर नहीं बताऊंगा जब तक तुम कमेंट में नहीं बताओगे। आपका कमेंट में आंसर आएगा तो मैं अगली क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर सब कराऊंगा। लेकिन अगर कमेंट में आंसर नहीं आता है तो मैं कुछ नहीं कराऊंगा। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक, पूछा रहा है लीव्स किसकी वजह से बन रहा है, तो 4 ऑप्शन है। जूजन किसकी वजह से बन रहा है, 4 ऑप्शन है। लोएस किसकी वजह से, 4। मोरेन किसकी वजह से, 4 ऑप्शन। ठीक, 4 क्वेश्चन हो गए। फिर आता है आपका 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना है। 1 के आगे क्या होगा, 1 का 1 होगा, 2 होगा, इसी तरह से आपको करना है। हैंगिंग वैली किसकी वजह से बन रहा है, तो आपको जो सही लगे। हैंगिंग वैली अगर आपको 1 की वजह से लग रहा तो 1 लिख सकते हो, 5 1 है ना। 6 का क्या होगा, आर्टिशियन बेल्स, तो आपको 6 का 2 लग रहा तो 2 लगा देना। तो जो भी आपको सही लगे आप आंसर बताओ। इतनी देर से मैंने आपको 2 पार्ट में पूरा सेक्शन पढ़ाया है, तो ये आपने क्या पढ़ा है ये आपका यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। ये क्वेश्चन जो है ये 8 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा देंगे। क्या, किस चीज़ की, जो आपने पढ़ा है। इसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, चाहो तो ग्रुप पे डाल देना, जहां पर बेटर लगे। डिकोड एग्जाम डिफेंस का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी आप इसका आंसर दे सकते हो। जो आंसर देगा भाई वही सिलेक्शन पाएगा, ये याद रखिए, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट उसी के क्लियर होंगे जो इसको समझ जाएगा, है ना। क्योंकि टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें इमेजिनेशन पावर बहुत चाहिए। और इमेजिनेशन पावर कैसे बनेगी, जब आप ये सारे क्वेश्चंस करोगे। चलिए, ये मैंने 8 क्वेश्चन दे दिए आपके होमवर्क के। ठीक है, देखें कितने लोग करते हैं और कहाँ तक करते हैं। ठीक, अब ये 9वां क्वेश्चन जो है इसको पढ़िएगा आराम से, और इसे पढ़ने के बाद इसका आंसर लगाइएगा। विंड ब्लोइंग कॉन्स्टेंटली इन वन डायरेक्शन इन रॉकी डेजर्ट फॉर्म। आराम से पढ़ना, अगर पेपर खराब होगा तो ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 9 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं करने के लिए, तो इन 9 के 9 क्वेश्चंस को करना, कमेंट सेक्शन में बताना। देखो इतनी मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ तो तुम्हें भी थोड़ी सी मेहनत करना है। न्यूटन का 3रा नियम लगना चाहिए, है ना, एक्शन रिएक्शन, तो वही लगवाना है। चलिए फिलहाल अब आज की इस क्लास को हम यहाँ पे दोस्तों एंड करते हैं। क्लास कैसी लगी, बढ़िया लगी तो लाइक और शेयर करते जाइए, कमेंट करते रहिए। जब तक आपका लाइक शेयर कमेंट आता रहेगा हम इसी तरह से अच्छी अच्छी क्लासेस को आपके लिए बनाते रहेंगे। आपके जितने भी कमेंट्स हमारे लिए वैल्यूएबल हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। जय हिंद।